नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और इस DFA-IAS नामक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से, ये जो न्यूज़ चैनल है इसके माध्यम से इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के साथ मौजूद रहूँगा। साथ ही आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो MPPSC प्रीलिम्स को टारगेट करके बनाई जा रही है। यानी जो प्रीलिम सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे MPPSC 2021 और जो 2022 और 2021 को होने वाली उसे दिमाग में रखकर बनाई जा रही है और ये टारगेटेड रहेगी और DFA-IAS नामक चैनल पे आपको ये मिलेगी और ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अतिरिक्त हम अपना नया कोर्स लॉन्च करेंगे जो बिल्कुल मार्जिनल प्राइस में होगा आपके लिए। वो आपको एक अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगा, तो अभी आप इन फ्री वीडियोज़ का लाभ उठाइए। और इसी क्रम में पहले वीडियो के लिए हम आपसे डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश PCS के जो 2020 का जो न्यू रिवाइज पैटर्न आया है, जो न्यू रिवाइज सिलेबस आया, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तरीका ये रहेगा कि आज पहला वीडियो है इसलिए आज हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे और आगे आने वाले कॉन्सिक्यूटिव वीडियोज में हम उस सिलेबस को पॉइंट वाइज अध्ययन कर रहे होंगे, यानी पॉइंट टू पॉइंट, खंड A, खंड B, यानी पार्ट 1, पार्ट C, सब पार्ट 1, सब पार्ट 2। इस माध्यम से हम बिल्कुल डिटेल में विस्तृत परिचर्चा कर रहे होंगे MPPSC 2020 के सिलेबस पर। इसलिए हमारी जो चर्चा रहेगी वो बहुत ही विस्तृत चर्चा रहेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप धैर्य बनाकर इस पूरी सीरीज का लाभ उठाएं। इसमें आपको मध्य प्रदेश से संबंधित छोटी बड़ी सारी जानकारियां मिलेंगी, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों का मिश्रण होगा। और ये जो जानकारी है आपके लिए इसे मैप के थ्रू, ऑथेंटिक वेबसाइट के थ्रू आपको दी जाएगी। MP गवर्नमेंट की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्रीज हैं, उनके प्रमाणित और जो संस्था हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी एफिलिएट, यानी उनके जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से उनकी वेबसाइट पर उनके डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से हम आपको सटीक जानकारी देंगे। तो नमस्कार, मैं अनिल राठौर एक बार सॉरी अभी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो MPPSC में आपको ये तो मालूम होगा कि प्रारंभिक परीक्षा जो 2019 थी तब तक का सिलेबस अलग था। उस समय के सिलेबस में एक्ट हुआ करते थे जैसे SC एक्ट, सिविल राइट एक्ट और ह्यूमन राइट एक्ट, बहुत और अन्य एक्ट भी हुआ करते। तो अब उन एक्टों को 2020 की न्यू सिलेबस में हटा दिया गया। उन एक्टों की जगह अब आयोगों को इस सिलेबस में जगह दी गई है, यानी कि अब एक्टों की जगह अब आयोग से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये MPPSC में होने वाला प्रथम बदलाव। तो इस बदलाव को आप जरूर याद रखिएगा और आपको इसके चरण मालूम होंगे कि परीक्षा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के 3 चरण होते हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी जिसे हम PT कहते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा PT इसका फेमस नाम है। ये ऑब्जेक्टिव होती है और OMR सीट के माध्यम से आपको ये परीक्षा देनी होती है। दूसरी स्टेज होता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा आपके लिए जो मौजूद रहती है वो रिटर्न फॉर्म में आपको रहती है, यानी प्रश्न रहते हैं और उसे लिखना होता है, ठीक वैसे ही जैसा स्कूल के स्तर पर और कॉलेज के स्तर पर आप उसे लिखते आए। तो जो मुख्य परीक्षा का स्तर है वो रिटर्न है, PT का स्तर है, प्रीलिमिनरी टेस्ट का स्तर है, वो आपका OMR सीट के माध्यम से MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू रहेगा और इंटरव्यू में आपका साक्षात्कार होगा। MPPSC इंदौर में आप जाओगे, वहाँ पर पैनल बैठेगा, उसके सामने आप अपना इंटरव्यू दोगे। तो यहाँ पर चूँकि प्रारंभिक परीक्षा को दिमाग में रखकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा की डिस्कस करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में मूल रूप से आपके 2 चरण दिखेंगे आपको प्रारंभिक परीक्षा में। तो प्रारंभिक परीक्षा, पहली बात यह है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो कैसी होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव है और इसमें 2 प्रश्न पत्र आएंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र आएगा वो GS का रहेगा, जनरल स्टडीज का रहेगा,
2 आवर्स का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, 200 अंक आपको आवंटित है। एलोकेट मार्क 200 और इसमें याद रखना है कि प्रश्न 100 रहेंगे और एक प्रश्न यानी ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। इस प्रकार 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंक के रहेंगे। एक जीएस रहेगा, दूसरा सामान्य अभिरुचि रहेगा यानी जिसे हम फेमस भाषा में सीसेट कहते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। यानी कि 2 टेस्ट हो गए, एक तो आपका हो गया सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा हो गया आपका एक हो गया जीएस, एक हो गया जीएस और दूसरा होगा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट प्रारंभिक परीक्षा के लिए। परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है आप देखिए। अब जो आपको महत्वपूर्ण चीज जो समझनी है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो आपकी मेरिट का आधार नहीं है। मेरिट का जो आधार है वो है आपकी रिटन परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। आपकी सिलेक्शन को जो निर्धारित करने वाली है वो है मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, यानी प्रारंभिक परीक्षा के अंक आपकी मेरिट में किसी भी स्तर पर नहीं जोड़े जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा एक तरह से छानबीन करने वाली परीक्षा है। इस तो छानबीन के स्तर पर ये कि जो भीड़ है, जो अनसीरियस कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट है, उन्हें बाहर करना और केवल वही जो कि इस परीक्षा के प्रति स्टेट सिविल सर्विस के प्रति गंभीर है उन विद्यार्थियों को केवल जगह देना इसका उद्देश्य है। तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी वस्तु इस प्रकार की है, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि स्टूडेंटों की छटनी कर ली जाए। तो अब इसी क्रम में जो कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश हैं जो कि और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने बताए वो हम आपको बता देते। प्रत्येक प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, यानी कि जो प्रश्न है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको देखने को मिलेगा। और प्रारंभ परीक्षा होने के बाद एमपीपीएससी क्या है, एमपीपीएससी मॉडल प्रश्न जारी करेगी। यानी प्रारंभिक परीक्षा होने के पश्चात एमपीपीएससी जो है मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगी। और मॉडल प्रश्न पत्र में यदि आपको लगता है कोई त्रुटि है, मॉडल प्रश्न पत्र में यदि आपको ये लगता है कोई त्रुटि है तो आप क्या कर सकते हैं। तो जो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो आप क्या कर सकते हैं, उस त्रुटि के लिए आप 7 दिन के अंदर अपनी आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर लिखकर आप वहां पर जमा कर सकते हैं। आप पोस्टल के थ्रू भेज सकते हैं। अपनी आपत्तियों को दर्ज करने के लिए आपके पास 1 वीक का समय रहने वाला है, जिसमें यदि आपको लगता है कोई त्रुटि है तो आप आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। और जो विशेषज्ञ टीम है वो आपत्तियों को देखेगी, यदि कोई त्रुटि है तो वो उसे करेक्ट कर देगी, तो त्रुटि को वो सही कर देगी। इसके पश्चात कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिसे आपको समझना ही चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा या किसी भी परीक्षा को देने से पूर्व आपको उस परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ वो आपको मालूम होनी ही चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए तो किसी भी परीक्षा को देने से पूर्व ये जानना बेहद जरूरी होता है कि उस परीक्षा के स्तर पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना। यदि अनुवाद के स्तर पर कोई गलती होती है, जैसे यूपीएससी में के अंतर्गत आप देखोगे कि अनुवाद स्तर पर बड़े पैमाने पर गलती होती है। अनुवाद स्तर पर इस तरह की गलती होती है कि यदि उसे ऐसा लिखना है, अगर सीधी सी भाषा लिख सकता है, अगर ट्रेन लिखना तो ट्रेन को ट्रेन नहीं लिखेगा, वो साधारण भाषा में जैसे रेल लिख दो, ट्रेन लिख दो तो आसानी से लोगों को समझ में आ जाएगी। तो हिंदी अनुवाद क्या करेगा, रेल पटगामिनी या फिर 2 पटरियों पर चलने वाली, ये इतना जैसे कि मंगल ग्रह से अनुवाद कराया गया। तो पृथ्वी ग्रह पर भी पर्याप्त मात्रा में ट्रांसलेटर मौजूद हैं, उसके लिए मंगल ग्रह पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अनुवाद से संबंधित गलती इसमें भी हो सकती है। तो यदि इसमें अनुवाद से संबंधित गलती होती है तो उसका टैकल कैसे होगा, इस बात को जानते हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा की अनुवाद में यदि भिन्नता है तो केवल हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। याद रखिए 2019 से पहले अनुवाद स्तर पर किसी भी प्रकार की गलती या मिस्टेक होने पर अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। आज भी सिविल सर्विस यूपीएससी आईएएस के अंतर्गत जो है इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में मिस्टेक होने पर इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन पहली बार 2020 में ऐसा हुआ कि हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद के स्तर पर गलती होने पर हिंदी का केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा।
तो ये हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए, और मध्य प्रदेश चूँकि स्टेट लैंग्वेज भी हिंदी है तो उनके लिए खुशखबरी है। दूसरी, यदि एक से अधिक उत्तर सही है, मान लो कोई ऐसा विकल्प है, कोई ऐसा प्रश्न है जिसकी एक से अधिक उत्तर सही है, तो सभी उत्तर सही माने जाएंगे। यदि एक से अधिक उत्तर सही होने की स्थिति में सभी उत्तर सही माने जाएंगे। ऐसे प्रश्न दिए गए जिनके विकल्प एक से अधिक उत्तर ना हो तो प्रश्न पत्र में विलोपित किया जाएगा। मान लो कि आपको कोई ऐसा प्रश्न दे दिया गया जिसमें उसके विकल्प में उसका आंसर ही नहीं, तब ऐसी स्थिति में उसे रिमूव कर दिया जाएगा, रिपील्ड कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त एक शानदार चीज़ ये है कि जो आंसर की है वो आंसर की आपको दी जाएगी, विशेषज्ञ द्वारा आपको आंसर की दी जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आंसर की में भी कोई गलती है तो आंसर की में भी विशेषज्ञों द्वारा उसमें संशोधन किया जाएगा और बाद में वो टीम अंतिम निर्णय ले लेगी। तो ये उसके बारे में था। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें और समझने वाली हैं जो कि आपको परीक्षा देने से पूर्व जानना ही चाहिए। जैसे कि परीक्षा के स्तर पर कितने लोगों का चयन किया जाएगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, इस चीज़ को लेकर ये बात है। तो परीक्षा के स्तर पर जो कुल रिक्त पद हैं, यानी जितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसका 15 गुना सिलेक्ट किया जाएगा। 15 गुना किसे सिलेक्ट किया जाएगा, मेंस के लिए, यानी कि पीटी में जितने लोगों में जितने कैंडिडेट बैठे उसके कट ऑफ के हिसाब से उसके 15 जितने कैंडिडेट उन्हें लेना है, वैकेंसी निकली है, पीटी में जो बैठे हैं मेरिट के हिसाब से उसके 15 गुना 15 टाइम्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। केवल वे ही उम्मीदवार जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन योग्य घोषित किया है उन्हें लिया जाएगा। दूसरी चीज कि न्यूनतम, अब ये कैटेगरी का मामला, जैसे कि अलग अलग कैटेगरी के लिए न्यूनतम सीमा बनाई गई, जैसे कि 40% न्यूनतम अंक लाने होंगे यदि वो SC ST का कैंडिडेट है, और यदि अनुसूचित जाति, देखो 40% लाने होंगे प्रत्येक प्रश्न पत्र में। ये लिखा है कि मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए न्यूनतम 30% अंक लाने होंगे। यानी कि ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, बात सिंपल सी है कि यदि कोई कैंडिडेट सामान्य कैटेगरी का तो उसे 40% अंक लाने होंगे कम से कम प्रत्येक प्रश्न पत्र में। याद रखिए यहाँ पर GS और CSET दोनों शामिल हैं, यानी आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम इतने अंक लाने होंगे। इतने अंक नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। यदि आप SC ST या OBC में आते हैं तब आपके लिए, यदि आप SC ST या फिर OBC में आते हैं तब आपके लिए ये है कि आपको 10% मार्जिन दिया गया, आप मिनिमम 30% अंक आपको लाने होंगे। अब आगे क्वालिफिकेशन का क्या है कि राज्य सेवा प्रारंभ परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र जो है, यानी जो CSET का पेपर है, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी सेकंड प्रश्न पत्र के अंक मेरिट में आपको नहीं जुड़ेंगे। मेरिट केवल फर्स्ट पेपर के आधार पर बनेगी। और इसके साथ आपको मालूम होगा सिविल सर्विस के साथ राज्य सेवा प्रारंभ परीक्षा भी होती है, और दोनों के जो पाठ्यक्रम होते हैं, सिलेबस होते हैं, वो समान होते हैं। लेकिन जो राजवन सेवा उसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पेपरों के आधार पर मेरिट तैयार होती है। तो याद रखिए सिविल सर्विस में केवल फर्स्ट पेपर के आधार पर मेरिट तैयार होती है, उसमें सेकंड पेपर के अंक नहीं जुड़ते। जबकि स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में राजवन सेवा में प्रथम प्रश्न पत्र जनरल स्टडी, सेकंड प्रश्न पत्र यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट CSET के अंक भी जुड़ते हैं। तो सिविल सर्विस में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंक नहीं जुड़ते हैं, जबकि प्रथम प्रश्न पत्र में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंक जुड़ते हैं। ये बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट होना चाहिए इससे पहले कि आप एग्जाम दें या फिर परीक्षा की तैयारी करें। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इस परीक्षा के जो चर्चा करेंगे इसके पाठ्यक्रम पर, अभी चूंकि हमारा PT टारगेट है तो केवल PT के सिलेबस की हम चर्चा कर रहे होंगे। कभी अगले वीडियो में जब भी टाइम मिलेगा तो उसमें मेंस की भी चर्चा कर रहे होंगे और उसके सिलेबस को भी डिफाइन कर रहे होंगे। यहाँ पर चूंकि हम ये जो सीरीज स्पेशल ला रहे हैं वो PT को दिमाग में रखकर बनाई जा रही, इसलिए यहाँ पर अभी के लिए हम PT के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ये बिल्कुल अप टू डेट है, ओरिजिनल MPPSC की वेबसाइट से लिया गया, तो आपको इस पर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ आ गए आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। तो स्टेबल रहिए, भरोसा रखिए मेरे पे नहीं, जिस टीचर पे आप पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखें, स्टेबल रहें, इधर उधर भागने से भटकाव पैदा होता है।
आपको जिस पर भी भरोसा है उस पर भरोसा रखिए, उससे ज़्यादा खुद पर रखिए और फिर तैयारी कीजिए। तो चलिए अब सिलेबस को डिस्कस करते हैं। राज्य सेवा प्रारंभ परीक्षा पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र की पहले हम चर्चा करेंगे, फिर सेकंड प्रश्न पत्र की भी हम चर्चा कर रहे होंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र में जो कि सामान्य अध्ययन का है, तो फर्स्ट पेपर जो है प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है। और प्रथम प्रश्न पत्र में अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, MPPSC के अंतर्गत अब थोड़ा सिलेबस चेंज होगा। चलिए चेंज क्या होगा कि जब से SC ST वगैरह एक्ट थे उन्हें हटा दिया गया और एक्टों को हटाकर आयोग जोड़े गए हैं। और साथ ही इसके साथ जो MPPSC MP स्पेशल था, जो MP स्पेशल था यानी कि MP GK था या MP GS था, उसका मामला अब अधिक हो गया है। यानी कि MP GS से अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि 100 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चन MP GK से पूछे जाएंगे। बाकी जो इंडिया का बाकी जो इंडिया का GK, वर्ल्ड का GK, वहाँ से क्वेश्चन लिए जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 30% आपकी MP GK से होंगे। तो आप जिस राज्य के निवासी हैं आपको उस राज्य के बारे में एटलीस्ट अच्छी जानकारी होना चाहिए। और मेरा मानना तो ये कि राज्य की ही क्यों, जिला और तालुका या फिर जिस आप गांव में रहते हैं वहाँ की जानकारी, वहाँ की संसाधनों की, राजनीति, समाज की जानकारी भी आपको होना चाहिए। तभी तो लगेगा आप पढ़े लिखे इंसान है, वरना कबूतर या तोता आप में क्या अंतर आप है कि नहीं। तो सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे अब। तो प्रथम जो पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। यानी मध्य प्रदेश में आपको इतिहास पढ़ना है, उसकी संस्कृति देखना। संस्कृति कहने का मतलब है कि उसकी तीज तौर क्या है, उसका साहित्य क्या है, उसके जो लोक व्यवहार हैं, वेशभूषा वगैरह क्या है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनका हम अध्ययन कर रहे होंगे। और जो महत्वपूर्ण राजवंश जैसे होलकर राजवंश, सिंधिया राजवंश और मालवा के अंतर्गत जो राजवंश हो गए उनके बारे में अध्ययन करना है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान ये सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो IAS सिविल सर्विस का एग्जाम हो या MPPSC का एग्जाम। मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे अधिक महत्व है। कारण है कि स्वतंत्रता आंदोलन से ही हमें आज़ादी मिली और आधुनिक संविधान या आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारे आधुनिक समाज का निर्माण स्वतंत्रता आंदोलन में हमने किए अपनी जनता से वादे, और हमने जो स्वतंत्र होने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की, उससे जो मूल्य निर्मित हुए, उससे जो परंपराएं निर्मित हुई, वही हमारा एक तरीके से लिखित डॉक्यूमेंट संवैधानिक रूप में है और उसी का हम आज पालन कर रहे हैं। तो जो जब भी बात होगी मॉडर्न हिस्ट्री की तो उसमें स्वतंत्रता आंदोलन इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो IAS का एग्जाम हो या फिर PCS का एग्जाम। तो स्वतंत्रता आंदोलन की आपको जमकर और अच्छे से तैयार करना। तो मध्य प्रदेश में आंदोलन, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से थे, लेकिन अब वो झाबुआ उसके विघटित कर करके अलीराजपुर बना दिया गया। तो अब मध्य प्रदेश के किस राज्य से हो गए, किस जिले से हो गए, अलीराजपुर से। और कौन थे, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी ग्वालियर में समाधि बनी हुई। तो जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है मध्य प्रदेश के, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि तात्या टोपे, शिवपुरी की तात्या टोपे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध निस्वार्थ भाव से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की कलाएं और स्थापत्य, मध्य प्रदेश की कलाएं आपको मालूम होना चाहिए। आर्ट कैसा है, कल्चर कैसा है, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट कैसी है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी अपनी विशेष कलाएं कौन सी हैं। और स्थापत्य कला का जैसे कि आप देखोगे सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित सांची का जो स्तूप है, भीमबेटका की जो रॉक शेल्टर हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए। खजुराहो है, छतरपुर है, और यहाँ पर आपका ओरछा। तो जो कलाएं और स्थापत्य ये आपको मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो आपको जनजातियाँ और उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा या बोली के बारे में मालूम होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, कोल है, जबकि भारत में पूछे तो गोंड है। तो कुछ चीज़ें जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के कौन कौन से त्यौहार हैं, कौन कौन से लोकगीत हैं, लोक कलाएँ, साहित्य हैं जो मध्य प्रदेश के लोगों द्वारा मनाए जाते हैं, तो ये आपको ये मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कौन सी साहित्यकार हुए, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, तो इन पर कई बार क्वेश्चन आ चुका। तो क्या कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी, गणेश शंकर विद्यार्थी, तो प्रमुख रचनाकार उनकी रचना। जैसे कालिदास मध्य प्रदेश के थे, उज्जैन में थे, और विक्रमादित्य सेकंड
के राज दरबारी हुआ करते थे। उनके नवरत्नों में से एक थे तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये रचनाएं उनकी मालूम होना चाहिए आपको। तो प्रमुख ऐसा नहीं है, जैसे तुलसीदास, उनकी रचना मालूम होना चाहिए। तो जो प्रमुख साहित्यकार है, प्रमुख कवि है, उनकी रचनाएं आपको मालूम होना चाहिए। धार्मिक और पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश कौन से धार्मिक स्थल हैं, कौन से पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि ओरछा है, भगवान राम के लिए वहाँ पर राम मंदिर बना हुआ है। तो आपको कुछ पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश टूरिज्म में जो पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। सांची है, भीमबेटका है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल है। ओरछा है और खजुराहो है। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, जनजातीय व्यक्तित्व का मतलब जिन्होंने जनजातियों के उत्थान के लिए काम किए, उन्होंने उनके कल्याण के लिए काम किए, देश की स्वतंत्रता के लिए काम की। जैसे कि बिरसा मुंडा को लिया जाए, उन्होंने जनजातियों के लिए काम किया। ऐसे मध्य प्रदेश के भी तो होंगे जिन्होंने मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम किए होंगे। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में उनकी जानकारी आपको होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको मध्य भारत का इतिहास पढ़ना है। अब भारत के इतिहास में आपको क्या क्या देखना है? भारत के इतिहास में आपको देखना है भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में आपको देखना प्राचीन काल और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता। तो भारत के इतिहास में आपको प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास। प्राचीन काल का मतलब है कि प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी की सभ्यता से स्टार्ट करते हुए आपको 712 यानी जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, अरबों का आक्रमण हुआ था, वहाँ से पढ़ना है। और वहीं से मध्यकालीन भारत का स्टार्ट हो जाता है, दिल्ली सल्तनत, और वहाँ से लेके हुए 1857 की क्रांति तक आपको यहाँ पर अध्ययन करना होगा। इनकी प्रमुख विशेषताएं देखनी होंगी। भाई आक्रमणकारी आए तो क्यों आए, उन्होंने क्या लूटपाट की, किस प्रकार भारतीय समाज को बदला, संस्कृति को बदला, और फिर उनके द्वारा लिए गए बदलाव से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर क्या बदलाव है, यानी उन्होंने कौन सी राजनीतिक व्यवस्था काम की। शासन राजाओं के माध्यम से होता था या राज्यपालों के माध्यम से करते थे, या अपने जो राजकुमार थे उन्हें किसी क्षेत्र का राज्यपाल बना दिया करते थे, किस माध्यम से वो शासन करते थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। 19वीं तथा 20वीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलन आपको मालूम होना चाहिए। राजा राम मोहन राय तो जो थे 19वीं सदी के एक प्रमुख समाज सुधारक रहे। इनके प्रयासों से ही 1829 में क्या हुआ, सती प्रथा पर रोक लगी लॉर्ड कैनिंग के प्रभाव से। तो क्या हुआ तो ऐसे जो समाज सुधारक जैसे ज्योतिबा फुले 19वीं शताब्दी की, आपको मालूम होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने भारतीय समाज और धर्म में सुधार की, तो ये मालूम होना चाहिए। 20वीं सदी में डॉक्टर अम्बेडकर है, महात्मा गांधी हैं, है ना, ऐसे प्रमुख M.N. रॉय हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वही बात फिर से आ गई, स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है यहाँ पे। कौन सा? स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस पर आप गांठ बांध लीजिए, अगर इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे तो वो स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएंगे। मध्य प्रदेश में आपको विशेष तैयारी करना है कि मध्य प्रदेश में किस व्यक्तित्व का स्वतंत्रता के आंदोलन के संदर्भ में क्या योगदान रहा है, और भारत के संदर्भ में डिटेल होना चाहिए। 1857 मैं तो कहूँगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में भारत आई और सूरत में उसकी स्थापना की, वहाँ से लेकर के, या फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री जो भारत आया था, उस समय के स्तर से आपको तैयारी करनी है। और तैयारी इलाहाबाद की संधि 1765 इलाहाबाद की संधि हुई थी, और सारे अधिनियम वहाँ से लेकर के 1857 की क्रांति, और फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना 1885, और फिर उसके विभिन्न चरण, गर्मवादी, उदारवादी, नरमपंथी, और फिर गांधीवादी चरण, और फिर सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज, एक नौजवान ने देश की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेना तैयार की और देश के लिए संघर्ष किया। फिर भगत सिंह की आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, इन्हें आपको अच्छे से समझना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं, बल्कि आप इस देश के नागरिक हैं, तो देश को आज़ादी कैसे मिली, कितने लोगों ने बलिदान किया, कितने लोगों ने संघर्ष किया, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आपको ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक को भारत की मालूम होना चाहिए, ताकि वो इस देश को, इस देश की ज़मीन को, इस मातृभूमि को, इस भारत माता को समझे। और भारत माता का मतलब केवल एक क्षेत्र नहीं है, मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारा इससे लगाव है, ये प्रकृति है, ये हमारी माता है।
तो स्वतंत्रता के पास भारत में एकीकरण, जब हम आज़ाद हो गए तब क्या हुआ था, 565 के लगभग या उससे अधिक देसी रियासतें हुआ करती थी। अब जो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, राजा थे, वो चाहते थे कि हम अलग अलग रहें, लेकिन क्या अखंड भारत का निर्माण इस तरीके से होता कि सभी रियासतों को ये कह दिया जाए कि जो जहाँ का राजा है तो वहीं ग्वालियर के राजा ग्वालियर में शासन करें, झांसी के राजा झांसी में शासन करें? ऐसा संभव नहीं था। तब क्या हुआ, कुछ राजा माने कुछ नहीं माने, तो वे मुश्किल में, बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव बीपी मेनन ने, जो कि रियासतों के विभाग के प्रमुख हुआ करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव रियासत विभाग के सचिव थे बीपी मेनन, उन्होंने संघर्ष करके भारत देश का एकीकरण किया। यही कारण कि यही कारण कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत महत्व निभाया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एकीकरण होना चाहिए। और फिर जब आज़ाद हो गए तो क्या सभी के साथ न्याय होगा? क्या सभी को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है? तो क्या पुनर्गठन के पश्चात भारत में क्या बदलाव होगी, किस प्रकार का समाज होगा? ऐसा तो नहीं गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो इन बदलावों को आपको समझना है, तभी आप इस सिविल सर्विस की, एमपीपीएससी की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, इसे एंजॉय कर रहे होंगे। आप पढ़ाई की दृष्टि से बोझ बनकर नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप एक व्यवहारिक जीवन में से तैयार कर रहे होंगे। और सर्विस के बाद जब आएंगे तो ऑफिसर के रूप में आप अच्छे से काम कर रहे होंगे। वरना तो क्या होगा, त्रिपुरा में एक डीएम ने एक शादी में गए और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो डीएम के लिए आग बबूला होना, गर्म होना ये शोभा नहीं देता। उनके पास बहुत सारी कानून होते हैं, विधियाँ होती हैं, जिनके माध्यम से वो काम करते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल बनना होता है, व्यावहारिक बनना होता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का भूगोल भी है इसमें। तो मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की भूगोल में देखो, भूगोल आपको भारत का भी पढ़ना होगा, क्योंकि भारत में ही मध्य प्रदेश है। तो जब तक भारत देश को नहीं जानोगे तो मध्य प्रदेश को कैसे जान सकते हो? जब तक आपको नदी का गुण नहीं मालूम है तो तालाब के गुण कैसे मालूम होंगे कि तालाब का गुण क्या हो सकता है? तो आपको भारत का भूगोल अच्छे से मालूम होना चाहिए, ताकि हम मध्य प्रदेश के भूगोल को समझ सकें। क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का ही हिस्सा है, उसमें कुछ विशेष चीज़ें हो सकती हैं, आप मानते हैं, लेकिन वो भारत से अलग रही है। तो भारत में जो चीज़ें पाई जाएंगी वो मध्य प्रदेश में भी होगी। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में आपको पढ़ाना होगा मध्य प्रदेश के वन। तो वनों के मामले में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो विशेष चीज़ें तो आपको मालूम होना चाहिए कि वन क्या है। तो वन में हम पूरे 28 राज्यों में फर्स्ट नंबर पर है। वन उपज, वन जीव देखो, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि टाइगर के मामले में पहले नंबर पे 529 बाघ हमारे पास हैं, और इसलिए हम टाइगर स्टेट के नाम से जाने। यही कारण कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, यानी वो बताना ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश अभी भी टाइगर स्टेट बना हुआ है, यानी उसे बीमारू राज्य या कमजोर राज्य नहीं समझा जाए। इसके अतिरिक्त नदियाँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि विश्व में सर्वाधिक नदियाँ भारत में, और भारत में सर्वाधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में। एक इंटरेस्ट फैक्ट है जो कई लोगों को मालूम नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश में जो है बहुत सारी नदियाँ, भारत में सर्वाधिक नदियाँ जो है मध्य प्रदेश में ही। और पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, इनके बीच में बहने वाली नर्मदा नदी है। अद्भुत प्रदेश है, अद्भुत राज्य। यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए और घूमना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो भारत में ही मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी होगी? जो भारत की जलवायु होगी। तो मध्य प्रदेश की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, लेकिन मध्य प्रदेश भी बड़ा प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है। तब ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों पर अलग अलग जलवायु दिशाएं अलग अलग होंगी। जैसे मालवा तो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आपको अलग जलवायु मिलेगी। जैसे कि नर्मदा घाटी का क्षेत्र, तो वहाँ पर आपको सम जलवायु मिलेगी, ना ज़्यादा गर्मी में गर्मी, ना ज़्यादा ठंडक में ठंडक। लेकिन वही मध्य भारत की पठार की बात करें, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर सर्दी में अधिक सर्दी लगेगी, गर्मी में अधिक गर्मी लगेगी। अभी आप देख रहे हैं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें कितनी दिक्कत पैदा हो रही, पसीना निकल रहा। कारण है कि ये जो मध्य भारत का क्षेत्र है ये बहुत ही गर्म क्षेत्र रहता है। यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है, सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है। मैं आप किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि यहाँ पर बैठा हूँ, आप अपने अनुभव से बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आपको क्या जानना है? इसके अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन है, खनिज, उनके बारे में। मध्य प्रदेश में जो परिवहन है, यानी मध्य प्रदेश में यातायात कैसे होता है, BS6 लागू होगा तो क्या वो पूरे भारत में लागू होगा, तो मध्य प्रदेश में लागू होगा कि नहीं।
और इसके चूंकि मध्य प्रदेश आपको मालूम होगा कि एक कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि प्रधान राज्य, जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान राज्य, तो यहाँ पर सिंचाई का प्रमुख संसाधन क्या है? कुओं से सिंचाई होती है, नलकूपों से होती है, नहर से होती है, किससे होती है? विद्युत परियोजनाएं कैसी हैं? तो विद्युत के मामले में मध्य प्रदेश सरप्लस है और दूसरे राज्यों को हम बिजली बेच रहे हैं। तो क्या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के निवासियों को वो बिजली सस्ते मूल्य पर मिलना चाहिए, कम यूनिट पर मिलना चाहिए? यदि हम इतनी विद्युत पैदा कर रहे हैं जिसे हम बेच रहे हैं, तो प्रथम कर्तव्य यही है कि हमारे अपने नागरिकों को वह चीज़ कम मूल्य पर मिले। चूँकि हम कृषि प्रधान राज्य हैं, इसलिए जो कृषि है और जो पशुपालन है, इस पर आधारित हमारे यहाँ उद्योग होना चाहिए। जैसे चिप्स है, सोयाबीन है, रिफाइंड फैक्ट्री है, ऑयल फैक्ट्री है। तो हमारे मुरैना में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वहाँ पर ऑयल आपको देखोगे आप तो वहाँ पर जो तेल मिल है, ऑयल मिल है, वहाँ पर आपको सर्वाधिक देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में चूँकि हम कृषि प्रधान हैं, तो वहाँ पर आपको मिलें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए क्या है कि कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम आपको ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश और भारत का ही भूगोल पढ़ना है, बल्कि आपको विश्व के भूगोल की भी जानकारी होना चाहिए। विश्व भूगोल के अंतर्गत आपको क्या है, और विश्व के साथ, चूँकि विश्व देखो आप ऐसे समझिए, जो भारत है वो विश्व में ही तो है, तो भारत को समझने के लिए विश्व का अध्ययन करना होगा, और भारत में मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश को समझने के लिए आपको भारत का अध्ययन करना होगा। सिंपल सी बात है। जैसे एक बड़ा सा घर है, उसके अंतर्गत कमरा है, इसलिए घर को जानने से बेहतर है कि पहले उस कमरे को जानने से बेहतर है पहले उस घर को जाना जाए। यदि आप घर के बारे में जानते हैं तो कमरे के बारे में भी आप बेहतर जान सकते हैं। तो भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इनके बारे में आपको समझना। भौतिक भूगोल में आप जैसे भौतिक विशेषताएं क्या, कहाँ हैं, कैसी हैं, कहाँ पर्वत हैं, कहाँ पठार हैं, कहाँ मैदान हैं, इन चीज़ों को जानना है। वन, खनिज संपदा, कृषि, है ना, अभ्यारण्य। तो जो सर्वाधिक नेशनल पार्क है वो पूरे भारत में, अगर पूछा जाए कि पूरे भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ है, तो पूरे भारत में जो सर्वाधिक नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है। और सबसे जो अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, जो सॉरी थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं, जो सर्वाधिक नेशनल पार्क है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में। और जो सर्वाधिक अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत यहाँ की जनसंख्या कितनी है, डेमोग्राफी कितनी है। डेमोग्राफी का मतलब कितनी जनसंख्या के कितने लोग हैं, 30 से 35 वर्ष के कितने लोग हैं, 0 से 6 वर्ष के कितने लोग हैं, 60 वर्ष से ऊपर के कितने लोग हैं। क्योंकि जो 20 साल से 18 साल से, या कह लीजिए कि 15 साल से ऊपर है और 60-65 साल के करीब है, वो काम करने में सक्षम है। उसके बाद का व्यक्ति है वो काम करने में सक्षम नहीं, वो एक तरीके से क्या उसकी लाइबिलिटी होगी, वो परिवार पर एक तरीके से एक उत्तरदायित्व के रूप में मौजूद रहेगा। और जो 0 से छोटा है, 0 से 6 वर्ष तक, वो भी उत्तरदायित्व के रूप में मौजूद है, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, पैदा नहीं कर रहा है, समाज में योगदान नहीं दे रहा है, यानी कि वो कुछ पैदा करके दूसरे अपनी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रहा है, अपना आर्थिक संसाधन नहीं जुटा पा रहा है। इसलिए जो समाज के दूसरे लोग हैं, उसके परिवार की फैमिली के लोग, उन्हें ही उनके पालन पोषण, उन पर होने वाले खर्च को वहन करना होगा, खर्च करना होगा। इसे बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब जनसंख्या का वह भाग कितना है जो काम करने में सक्षम है, क्योंकि काम करने का मतलब है पैसा, पैसा का मतलब आर्थिक गतिविधि, जिससे ही देश और अर्थव्यवस्था चलती है। फिर ये भी जानना जरूरी है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो मध्य प्रदेश साक्षरता के मामले में अच्छा नहीं है, तो केरल प्रथम स्थान पर। आर्थिक गतिविधियाँ आपको मालूम है कि कृषि थोड़ी ना करते रहेंगे। जब महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, तमिलनाडु आगे बढ़ रहा है, कर्नाटक आगे बढ़ रहा है, पंजाब, तो हम भी आर्थिक गतिविधियों में इंडस्ट्री लगाएंगे, सर्विस सेक्टर को डेवलप करेंगे। तो उसकी दिशा में भी ध्यान रखने की जरूरत है। आर्थिक भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे, मानव और प्राकृतिक और मानव संसाधन, और इसके अतिरिक्त विश्व के जो महाद्वीप हैं, महासागर हैं, नदियाँ हैं, पर्वत, प्रमुख सब नहीं, ऐसे तो विश्व में बहुत सारे महाद्वीप होंगे, देश होंगे, पर्वत। आपको क्या करना है, मुख्य उनकी जो क्वालिटी है, जो विशेषता, स्पेसिफिक जो यूनिकनेस है, वो आपको ध्यान रखना। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, विश्व में कौन सी जगह कहाँ मिलता है, मतलब यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है ना, ये मालूम आपको होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन, विश्व में सर्वाधिक सोना कहाँ होता है, ऐसे जो बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन उनके बारे में, मोनोजाइट बालू है, थोरियम है, यूरेनियम है, प्लेटिनियम है,
ऐसी चीज़ें आपको। और परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत का मतलब जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये परंपरागत है। और गैर परंपरागत का मतलब जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य से आप ऊर्जा बनाइए, सोलर प्लेट लगाइए, सोलर पैनल लगाइए और उससे ऊर्जा पैदा कीजिए। इसके अतिरिक्त जो नई चीज़ संविधान में है, जो MPPSC के सिलेबस में जोड़ी गई है, ये पॉइंट 5 के अंतर्गत हम इसे देख रहे हैं, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था का मतलब कि संविधान में राज्य की स्थिति, ये मध्य प्रदेश की स्थिति किस प्रकार की। इसमें हम राज्यपाल, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, राज्य के हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अध्ययन कर रहे होंगे। इन सारी चीज़ों को हम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में अध्ययन कर रहे होंगे। अभी इंट्रोडक्शन वीडियो और जिसमें हम सिलेबस और पढ़ने के तरीके के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। नगरीय प्रशासन कैसे है, नगर पालिका कितनी है, नगर निगम कितने, नगर पालिका, नगर निगम और पंचायतों का शासन कैसे होता है, प्रशासन कैसे होता है, क्या इनकी व्यवस्थाएं, इनका आपको अध्ययन करना है। इसी चैनल पर आपको DFA-IAS चैनल पर आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। यदि आपको और भी डिटेल में पढ़ना है, PT और मेंस की दृष्टि से पढ़ना है, तो आपको टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना होगा और उसमें हमारे चैनल पर आपको रजिस्टर करना होगा। वहाँ पर आपको मिनिमम फीस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, क्योंकि हम भी थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, पढ़ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। तो वहाँ पर आपको मिनिमम कॉस्ट में ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन PT की दृष्टि से ये जो अभी चीज़ आपको बतलाई जा रही है, यही आपको पर्याप्त होंगी, यही पर्याप्त। राज्य की अर्थव्यवस्था में हम जनसांख्यिकी और जनगणना का अध्ययन कर रहे होंगे। जनसांख्यिकी और जनगणना का अध्ययन कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास पढ़ रहे होंगे कि कैसे कैसे विकास हुआ, कौन से उद्योग हैं मध्य प्रदेश में, कौन सी जातियां, जनजातियां और उनके कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या योजनाएं चला रही है। इसके अतिरिक्त इसमें जो चीज़ें जोड़ी गई हैं संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, वो हैं आपकी भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। तो मध्य प्रदेश के साथ आपको भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का अर्थशास्त्र यानी भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की शासन प्रणाली, भारतीय राजनीति को भी समझना होगा। इसमें आपको विभिन्न अंग्रेजों के द्वारा लाए गए विभिन्न अधिनियम पढ़ना होगा, जैसे 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। और फिर भारत का संविधान कैसे निर्माण हुआ, संविधान सभा कैसे बनी, कार्यपालिका में अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री का अध्ययन कर रहे होंगे। मंत्री कौन से स्तर के मंत्री होते हैं, क्या करते हैं। संविधान में मूलभूत कर्तव्य जो हैं, मूल अधिकार हैं, DPSP है, राज्य की नीति निदेशक, तो इनका डिटेल में हम अध्ययन कर रहे होंगे। संवैधानिक संशोधन कौन कौन से किए गए, जैसे अभी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। इसके माध्यम से क्या होगा, एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन था वो से हटा दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या समय समय पर चेंज आ रहे हैं, उन्हें आपको समझना होगा। अर्थव्यवस्था में आपको भारतीय रिजर्व बैंक कैसे काम कर रही है, राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होते हैं, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज क्या है, यानी शेयर मार्केट को समझना होगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI को समझना होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पर्यावरण एवं विज्ञान एवं पर्यावरण है। तो विज्ञान एवं पर्यावरण, चूँकि ये जो समय है, युग है, वो टेक्नोलॉजी का युग है, इसलिए विज्ञान का महत्व अपने आप बढ़ जाता है, पर्यावरण का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। इस टेक्नोलॉजी के युग में आपको विज्ञान और पर्यावरण को अच्छे से जानना ही चाहिए, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो विज्ञान आपको, जैसे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत क्या हैं, यानी विज्ञान किन चीज़ों पर आधारित है, कौन कौन से प्रमुख वैज्ञानिक हुए, कौन कौन सी संस्थान का मतलब जैसे इसरो है, जैसे कि DRDO है और अन्य जो संस्थान है वो आपको वो पता होना चाहिए। जैसे कि अभी एक संस्थान है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो वायरस का अध्ययन कर रहा है, कोरोना वायरस के लिए सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन तैयार कर रहा है। तो ये जो प्रमुख संस्थान है वो आपको मालूम होना चाहिए। पर्यावरण किसे कहते हैं और पर्यावरण में जैव विविधता क्या है, इन चीज़ों का आपको बारीकी से पता होना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पोषण आहार और पोषण तत्व क्या है, मानव शरीर की संरचना क्या है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया है इस वर्ष के लिए विशेषकर, क्योंकि कोरोना वायरस फैला है, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। और मानव और पोषण यानी मानव को स्वस्थ कैसे रखा जाए, और स्वस्थ का संबंध सीधा सा पोषण से। आप जैसा खाओगे, इसलिए गाँव में कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन।